नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा चैलेंजेस, जिसमें डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी, फार्मर डिस्ट्रेस और वेदर डिपेंडेंसी, ये सब देखना है। तो सबसे पहले इस चैलेंजेस वाले इशू को, ये सब चैलेंजेस तो हैं ही, 1 2 3 चैलेंजेस तो दिए हैं। इसके अलावा भी जो चैलेंजेस हैं, अब भी एग्रीकल्चर की बात चल रही है, तो एग्रीकल्चर में जो चैलेंजेस है एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या और किस टाइप की हमारे सामने चुनौतियाँ होती हैं। एक बार इमेज के थ्रू नज़र डालते हैं, उसके बाद फिर पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेंगे। तो 2 टाइप के चैलेंजेस है। एक तो चैलेंजेस है हमारा उत्पादकता संबंधी, मतलब प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट, अगर अपन बांट ले इसको, तो एक उत्पादकता संबंधी है और एक विपणन संबंधी है। विपणन मतलब मार्केटिंग, कि जब फसल कट गई, कटने के बाद जब वो खेत से बाहर निकली तो उसके बाद क्या चैलेंजेस आते हैं, और जब तक वो खेत में खड़ी नहीं हो जा रही प्रॉपर तब तक क्या चैलेंजेस आते हैं। 2 चीज़ें। तो अगर हम उत्पादकता संबंधी देखें तो जिसमें ये सब रीजन शामिल हैं, और विपणन संबंधी देखें तो उसमें ये सब रीजन शामिल हैं। तो एक बार हम नज़र डालते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले तो देखिए इसमें ये क्या दिखा रहा है, ये खेत दिखा रहा है। अब इस खेत में एक चीज़ क्या दिख रही है आपको, ये वैसे इंडियंस खेत नहीं है, पर समझने के लिए, जैसे इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि ये ऐसे बना हुआ है एक ब्लॉक, एक ये बना हुआ है, फिर छोटा सा ये बना हुआ है, ये छोटा सा बना हुआ है, ये बना हुआ है। अब ये समझिए यहाँ पे कि एक फैमिली में ये हो गए दादाजी। अच्छा, अब इनके 3 बेटे हैं, 1 2 3, इनके एक एक बेटे हैं, और छोटे वाले के 3 है। ठीक है। अब दादाजी के पास कुल ज़मीन थी कितनी, 10 एकड़। इनमें बट गई 1/3 1/3 1/3। फिर ये जो 1/3 इनमें बटी, इसी का आधा आधा इनको बट गया, आधा आधा इनको बट गया, 3 भाग में इनको बट गया। अभी जो 10 एकड़ ज़मीन थी, ये पूरा मान लेते हैं कि 10 एकड़ ज़मीन थी। अब ये घट के कितनी हो गई, घट के तो वो 10 से 9 नहीं हो गई, 10 ही है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब सब अपनी अलग अलग खिचड़ी पका रहे हैं। ठीक है। अब ये इतना एरिया ये कैप्चर कर लिए, इस पे ये अपना खेती कर रहे हैं, ये इस पे अपना खेती कर रहे हैं, ये इस पे अपना खेती कर रहे हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए ये जंगल है, जैसे एक खेत मान लीजिए यहाँ पे होता। अब एक तो छोटा खेत है, अब इसमें मशीनरी यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, तो श्रम लगेगा। ठीक है। तो जोत का छोटा आकार होना, ये सबसे पहली जो है समस्या है खेती में, जोत का छोटा आकार। उससे छोटा आकार होने से क्या होता है, उत्पादन कम होता है। ठीक है। उत्पादकता भी जो है वो कम होती है। साथ ही मशीन का यूज नहीं कर सकते। साथ ही जो श्रम है उसमें बढ़ोतरी होती है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जो खर्च है वो ज़्यादा होता है, मतलब इनपुट इज़ ग्रेटर देन आउटपुट। 100 रुपये कमाए और 200 रुपये लगाए, ऐसा वाला हो जाता है। सिर्फ जीवन निर्वाह कृषि हो पाती है। तो ये सब समस्याएं आती हैं। दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि निम्न मृदा उर्वरता या बंजर भूमि। ठीक है। अब बंजर भूमि हो जाने का कई कारण है, कि एक तो ये कारण है कि मान लीजिए प्राकृतिक कारण है कि वर्षा नहीं हो रही है, फिर सूखा पड़ जा रहा है, अकाल पड़ जा रहा है, इसके अलावा कोई आपदा आ गई, तो ये सब एक कारण है। लेकिन आप समझिए कि प्राकृतिक कारण के अलावा मानव निर्मित कारण भी होते हैं, जैसे कि अति सिंचाई कर दी, अति चराई करवा दी। अब अति सिंचाई कर दी तो क्या हुआ, जो मिनरल्स थे वो सब क्या हो जाते हैं कि निक्षालन हो गया, और भूमि जो है लवणीय हो गई। या फिर उसमें इस तरीके की फसल लेना और उसको पड़ती छोड़ना ही नहीं कुछ समय के लिए, तो बार 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 मतलब उसमें मिश्रित फसल जैसा कुछ उत्पादन नहीं करना, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, खूब केमिकल का यूज़ करना, सॉइल हेल्थ कार्ड की सहायता नहीं लेना। तो ये सब भी कारण है। तो एक तो बंजर भूमि हो गई, ये कारण ये बता दिया मैंने। लेकिन बंजर भूमि जो है
ये हमारी उत्पादकता मतलब कृषि में क्या करेगा, उत्पादन भी घटाएगा। अब इसमें खेती तो होगी नहीं, खेती नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्टिविटी घटेगी, प्रोडक्शन घटेगा, किसानों की आय घटेगी। तीसरा सिंचाई, तो सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है आज भी। मतलब इंडिया में 55% जो खेत है, मतलब 55% एरिया जो है सिंचित है भारत में आज भी, ठीक है। 45% क्षेत्र अभी भी असिंचित बने हुए हैं। तो सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जहाँ पे आसपास नदियाँ गुजर रही हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि प्रॉपर वहाँ पे पानी पहुँच जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद जहाँ पानी है और लोग सिंचाई कर भी रहे हैं तो अति सिंचाई कर दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि 45% क्षेत्र आज भी जो है असिंचित बना हुआ है। तो सिंचाई का अभाव होना या सिंचाई का उचित व्यवस्था न होना भी चैलेंजेस है कृषि में। इसके अलावा विद्युत, तो विद्युत नहीं होगा तो आपके पास भले अगर बगल से नदी गुजर रही है तो आप 1 हेक्टेयर में 2 हेक्टेयर में अगर आपको सिंचाई करनी है तो आप एक एक बाल्टी ला करके तो करेंगे नहीं नदी से। ट्यूबवेल भी लगाएंगे, मोटर भी लगाएंगे, उसकी लाइट चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इसका अभाव होना एक चुनौती बनता है, ठीक है। इसके अलावा उनको लोन्स जो हैं बैंकों से, क्या होता है छोटे छोटे खेत हैं और छोटे छोटे खेत हैं तो उसमें क्या होता है कि जो वो गिरवी रख रहे हैं तो उसके एवज में उनको उतना लोन नहीं मिल पाता है। और बैंक जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत बैंक जो है किसानों को लोन तो देगा, 40% तो वहीं जाना है, पर दिक्कत ये होती है कि आसानी से लोन नहीं मिलना, ठीक है। पहली बात तो आसानी से उनको मिलना नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि कई जागरूकता भी नहीं है, गैर वित्तीय साख लेते हैं, जैसे कि साहूकार से ले लिए, महाजन से ले लिए। इससे क्या होता है कि वो लोन में डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो लोन्स की सही व्यवस्था नहीं होना भी एक रीज़न है कृषि में चैलेंजेस का, कृषि में उत्पादकता के कम होने का या कृषि संबंधी चुनौती जो है आने का एक कारण ये भी है। फिर अगला हम अगला देखेंगे कि जो आपदाएं आती हैं, तो जैसे जंगल में आग लग गई, वन आग्नि, फॉरेस्ट फायर, ठीक है, एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा आप देखिए कि सूखा पड़ गया, तो ये सब आपदाएं आ रही हैं। इसके अलावा मान लीजिए फसल बोई हुई है और पाले ओले पड़ गए, जैसा गेहूँ चने के समय हमेशा होता है। अतिवृष्टि हो गई तो बाढ़ आ गई। तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं भी एक कृषि में चुनौती बनती हैं। तो ये भी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा जो किसान हैं उनका अशिक्षित होना और कम पढ़ा लिखा होना, जागरूक नहीं होना, इससे क्या होता है कि जो योजनाएं हैं, इसके अलावा जो जैसे बैंकिंग की चीज़ें हैं, जैसे कृषि में जो एडवांसमेंट है उसके बारे में नहीं जानना, या अगर चलो कोई बता भी रहा है तो उसको अडॉप्ट नहीं करना। तो ये सब भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है जिसकी वजह से कृषि में चुनौतियाँ रहती हैं। इसके अलावा गरीबी होना, तो गरीबी, एक तो देखिए किसान के पास इनपुट्स नहीं है, मतलब सीड्स, अच्छे सीड ले आए, अच्छे उर्वरक ले आए, ये सब चीज़ों का अभाव रहता है। अब इन सब चीज़ों का जब अभाव रहता है तो उसकी वजह से जो उसकी कृषि की उत्पादकता है या उत्पादन है वो घटता है। तो यहाँ समझने वाली चीज़ है कि गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा अब देखिए एक और क्या संकट होता है कृषि में कि पराली जला दिए तो पॉल्यूशन वगैरह हुआ, ठीक है। तो जो अपशिष्ट है उसका सही से निपटान नहीं होना एक बहुत बड़ी समस्या बनता है। इसके अलावा और क्या समस्या होती है, इसके अलावा अब दूसरी समस्या है विपणन संबंधी, मतलब पोस्ट हार्वेस्टिंग। पोस्ट हार्वेस्टिंग वाले में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये है कि जिसमें ये हुआ कि जो मार्केट है जैसे मंडी हो गया, तो हम अगर इधर इसको अगर हम स्टोरेज हाउस की बात करें, मैं एक अलग पेज में बता देता हूँ आपको। तो जो विपणन संबंधी चुनौतियाँ आती हैं, विपणन संबंधी जो समस्याएं हैं अगर हम उसमें देखने जाएं तो सबसे बड़ी दिक्कत तो देखिए ये है कि
धारण क्षमता नहीं है किसान के पास। किसान ने क्या किया, गेहूँ उगा लिया, धान उगा लिया। अब उगा लिया तो उसको धारण क्षमता का मतलब ये है कि मान लीजिए कि वो स्टोरेज में और धारण क्षमता में थोड़ा सा अंतर होगा। धारण क्षमता का मतलब ये है कि उसको कितने समय, कम समय तक के लिए वो होल्ड कर सकता है। अगर मान लीजिए किसान ने धान उगा ली और उसके पास जनवरी, मतलब मान लीजिए कि अक्टूबर में कटाई हो गई, सितंबर अक्टूबर में कटाई हो गई, दिसंबर तक में मैं मान लेता हूँ, चलिए मान लीजिए दिसंबर तक उसकी धारण क्षमता इतनी ही, दिसंबर तक वो उसको रोक के रख लेगा अपने पास धान को। उसके बाद फिर वो मार्केट में जाएगा बेचने, क्योंकि तब उसको अच्छे रेट मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि कटाई के बाद जो किसान है उस फसल को कितने समय तक के लिए संभाल के रख सकता है, ये उसकी धारण क्षमता है। कि मतलब मैं भी नहीं बेचूंगा तो ऐसी कोई समस्या नहीं आ पड़ रही है मेरे को। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जब उनकी फसल कट जाती है, गेहूं की, धान की, किसी भी चीज़ की जिसकी बुआई कर रहे हैं, तो ये होता है कि अब स्कूल की फ़ीस जमा होगी। ठीक है, तो होता क्या है कि ये वेट करते हैं कि कैसी कटाई हो कि सीधे हम इसको बेचें। फिर औने पौने दामों में बेच देते हैं और जो इनपुट लगाए थे उतना आउटपुट मिल नहीं पाता है। तो धारण क्षमता अगर होगी तो वो उसको तब तक के लिए रोक सकते हैं जब तक कि अच्छा रेट न मिल जाए। इसके बाद भंडारण, मतलब धारण क्षमता ना होना एक समस्या है। फिर उसके बाद भंडारण जो है की उचित व्यवस्था। आप कहीं भी अगर नेशनल हाईवे के थ्रू या फिर ट्रेन के थ्रू सफ़र कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि रोड के किनारे ऐसी वो प्लास्टिक की एक पॉलीथीन है, ब्लू कलर की या किसी भी कलर की, और जिससे बहुत बोरे के अंदर गेहूँ है या धान है, कुछ भी है, वो उस पर रखा हुआ है। अब सोचिए कि हवा में नमी है, ठीक है, और धूल है, कंकड़ है, वर्षा हो सकती है, तो कितना मतलब आपके घर में गेहूँ घर वाले लेते होंगे, 1 क्विंटल ले लिए या 2 क्विंटल गेहूँ ले लिए, फिर उसको किसी ड्रम में रख रहे हैं, फिर उसको धुलवा के, उसको साफ़ करवा करके उसको ड्रम में रख रहे हैं, उसमें दवाई डाल रहे हैं कि इसमें नमी ना आए या फिर इसमें कुछ भी ऐसे मतलब वो होता है ना, घुन लग जाती है, तो ये सब कुछ ना हो, कीड़े मकोड़े ना पड़े। तो हम घर के अंदर जब 1 क्विंटल धान हो जाए, गेहूँ, उसको अच्छे से सुरक्षित रखने में इतना प्रयास करते हैं, तो सोचिए ये हवा में खुला पड़ा हुआ है, क्या हालत होती होगी। तो भंडारण की उचित व्यवस्था भी नहीं होना, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है, ताकि एक ग्रामीण सड़क जो है, ताकि वो जो खेत है वहाँ से वो स्टोरेज हाउस अगर है वहाँ तक ले जाए, वहाँ से मंडी तक ले जाए, तो ग्रामीण सड़क का अभाव भी होना एक बहुत बड़ा रीज़न है मार्केटिंग में। मतलब अगर सड़क अच्छी है, कोई गाड़ी इसमें चल रही है तो अच्छा एवरेज देगी, नहीं चलेगी तो ख़राब एवरेज देगी, तो सामने वाला जो है उसका डीजल ज़्यादा लगेगा, ख़राब रोड होगी तो डीजल ज़्यादा लगेगा तो किसान से ज़्यादा पैसे मांगेगा। तो किसान का इस होता क्या है कि हमें लगता है कि अरे कितना कितना एक्स्ट्रा डीजल लग जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि उसने जो अपनी इनपुट जितनी लगा दी है हार्वेस्टिंग होने के पहले, पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद भी उसके इनपुट्स खर्च होते जा रहे हैं, और जब उसको पैसा मिलेगा तो जो उसने लगाया है और जो उसको मिलेगा उसमें बहुत अंतर होगा। तो ग्रामीण सड़क का अच्छा ना होना। इसके अलावा हम देखेंगे कि मतलब परिवहन सुविधा, अगर मान लीजिए परिवहन उसको ट्रांसपोर्टेशन मिल भी रहा है तो उसका सस्ता नहीं होना, ये भी एक समस्या है। परिवहन सस्ता नहीं होना, क्यों क्यों नहीं होगा, इधर मैंने बताया आपको। इसके अलावा बाज़ार तक पहुंच का अभाव है किसान के पास, ठीक है। इसके बाद बिचौलिए हैं, तो वो आपकी जो फसल है वो आपको मजबूर कर देंगे। कुछ तो अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो आपको मजबूर कर देंगे कि आप जो है, अगर एमएसपी का रेट चल, मतलब वो आपस में बिडिंग करके उसका रेट ऐसा बना देंगे कि न चाहते भी किसान उसको मतलब कम रेट में बेच देगा, और बिचौलिए फिर किसानों से ही खरीदे गए माल को ज़्यादा रेट में बेच देगा। तो बिचौलियों की उपस्थिति जो है ये भी विपणन के की एक समस्या बनी हुई है। इसके अलावा हम देखें जीवन निर्वाह कैसे,
ज़्यादातर कृषि कैसी हो रही है, जीवन निर्वाह। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे खेत हैं, छोटे छोटे खेत हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा, ज़्यादा प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा तो मंडी तक कहाँ पहुँचेगा, वो तो घर ही में खपत हो जाएगा। तो ये सब चुनौतियाँ हैं, सब समस्याएं हैं। अब सरकार ने इसके लिए ढेर सारे प्रयास किए हैं, लेकिन हम अभी ये सब जो हम कृषि से संबंधित चुनौतियाँ सब कुछ इकट्ठा पढ़ लेंगे तो लास्ट में मैं एक पूरी जितनी स्कीम है उसका एक अलग सा घंटे भर का एक वीडियो बनाऊंगा, और उसमें आपको सॉइल, उर्वरक, जितने चीज़ें इनपुट्स लगते हैं, जितने फिर आउटपुट्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब हमारा वहाँ कवर अप हो जाएगा। तो आप जो है सिर्फ अभी इसको समझने की कोशिश करें कि चुनौतियाँ समस्याएं हैं, और लिंक करने की कोशिश करें, और उसी के हिसाब से हम स्कीम्स डेवलप कर लेंगे। अब आते हैं आगे।